तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे सिंटैक्स पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात, उसके लिए सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं आज की क्लास में वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल और कांस्टेंट हम किसे कह रहे हैं? जैसे अगर कहीं प्रोग्राम में हमने लिखा है a इक्वल 5, तो यहाँ पे a एक सिंबल, एक नेम लग रहा है जिसमें हमने वैल्यू दे दी है 5। इसका वर्क क्या होगा? अगर हम कहीं पे a मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे तो वो अभी कंसीडर करेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, वैल्यू दे देगा हमें 10। जबकि वहीं अगर a की हम वैल्यू कर देते हैं चेंज, a की वैल्यू अगर कर देंगे 7 और फिर सेम एक्सप्रेशन अगर हम काम में लेंगे a मल्टीप्लाई बाई 2, तो इस बार ये एक्सप्रेशन हमें क्या दे रही होगी? तो a में पहले 5 था, जैसे ही हमने 7 प्रोवाइड किया a की पुरानी वैल्यू गायब, नई वैल्यू आ गई है 7। और 7 आने पे अब यही एक्सप्रेशन कंसीडर हो रही होगी बिल्कुल वैसे जैसे 7 मल्टीप्लाई बाई 2 परफॉर्म कर रहे हैं, और वैल्यू दे रहा होगा 14। तो ध्यान से देखें, ये सेम एक्सप्रेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। डिपेंड करेगा यहाँ पे ये जो सिंबल है इसकी क्या वैल्यू कंसीडर की जाती है। इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 10, जबकि इसकी वैल्यू अगर 7 है तो इसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट 14। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है हमारे पास ए नेम का, इसे हम कह रहे हैं वेरिएबल। यहाँ जो हमारे पास है ए, वो है वेरिएबल। जबकि अगर हम बात करते हैं 5 हुआ या 2 हुआ या 7 हुआ, ये क्या है हमारे पास? कांस्टेंट वैल्यूज। वेरिएबल किसे कह रहे हैं अगर उसे हम आराम से समझें, तो वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ कंटेनर। कंटेनर मतलब एक आपके पास जैसे एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर आपने सामान रख दिया, वो जो बॉक्स है ना वो हमारा एक तरीके से वेरिएबल है जिसमें हम सामान रख रहे हैं संभाल के, कि बॉक्स को जब भी काम में ले रहे हैं तो एक्चुअली उसके सामान को हम कहीं से कहीं मूव करवा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक बार वापस हम बात करें वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल और कुछ नहीं, एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसे हम कह रहे हैं वेरिएबल। प्रोग्राम में वो कंटेनर चाहिए, वो स्पेस चाहिए जहां पे हम अपनी वैल्यू स्टोर कर सकें। तो प्रोग्राम में डेटा स्टोर करवाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी इसे मेमोरी, जो मेमोरी में डेटा स्टोर कर सके, मेमोरी एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होता है वेरिएबल, मतलब एक मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं, और जब चाहे उस डेटा को वेरी करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। जैसे ए नेम का यहाँ पे वेरिएबल है, जब इसकी वैल्यू 5 है तो ये एक्सप्रेशन 10 दे रही थी, जब इसकी वैल्यू 7 हो गई तब यही सेम एक्सप्रेशन 14 प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पे ए जो है हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जांपल, इस अप्रोच में वो है वेरिएबल, जबकि 5, 7, 2 जो फिक्स वैल्यूज अवेलेबल है वो कहला रही है कांस्टेंट। जैसे अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट, यहाँ पे कौन सा रहा? वेरिएबल तो जैसे हम ए की बात कर रहे थे, यहाँ पे कांस्टेंट जैसे हमारे पास है ये 5। 5 की खास बात, अगर आपने लिखा है एक बार 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो वैल्यू आएगी 10। थोड़ी देर बाद अगर आप यहाँ पे 5 को दूसरी कोई वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं और फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने की चीज ये ही अलाउ नहीं होगा, ये एरर शो कर देगा। क्या एरर शो कर रहा है? कि 5 में आप 7 असाइन करना चाह रहे हो जो पॉसिबल नहीं है, 5 इटसेल्फ एक वैल्यू है। तो होपफुली आपको कुछ आइडिया लगा होगा यहाँ तक की बात का। कुछ भी नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि वेरिएबल वो कंटेनर जिसमें सामान रखना है, और जो सामान की तरह हम काम में ले रहे हैं, जो डेटा की तरह डायरेक्टली काम में ले रहे हैं, वो है कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर? राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं आगे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स की। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो बात कुछ ऐसी कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखना चाह रहे हैं जैसे 5, 2, 7 इस तरीके की, प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर हमें देनी है कोई फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू को हम कह रहे हैं कांस्टेंट, जिसे हम चेंज नहीं करवाना चाहते, चेंज कर ही नहीं सकते, वो है हमारे पास कांस्टेंट, जो एक फिक्स वैल्यू अवेलेबल है।
टाइप्स की अगर बात कर रहे हैं हम कांस्टेंट के टाइप्स की, तो ये टाइप्स हमारे पास है इंटीजर कांस्टेंट्स, ऐसे कांस्टेंट जहां न्यूमेरिक वैल्यू अवेलेबल है, फ्रैक्शन पार्ट अवेलेबल नहीं है, चाहे ये न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव में है, चाहे जीरो है, चाहे नेगेटिव में अवेलेबल है। ये सब क्या है हमारे पास, इंटीजर कांस्टेंट्स, जैसे 23 हुआ, 71, 9, -4, 0, जो भी ये वैल्यूज लिखी हुई है ये सब क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। किसे कह रहे हैं इंटीजर कांस्टेंट, वापस बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन पार्ट, नंबर्स तो हैं लेकिन पॉइंट के साथ अवेलेबल नहीं, फ्रैक्शन पार्ट वाला डेटा अवेलेबल नहीं है, उसे हम कह रहे हैं इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट्स। ये क्या होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू विद फ्रैक्शन पार्ट, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव में है, चाहे नेगेटिव में है, चाहे 0 पॉइंट समथिंग, चाहे वो फ्रैक्शन पार्ट भले ही 0 ही क्यों ना हो। ये है हमारे पास रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक वैल्यू विद फ्रैक्शन पार्ट वो है रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट। 9 अगर लिखा है कहीं पर प्रोग्राम में वो कंसीडर होगा इंटीजर कांस्टेंट, जबकि अगर 9.0 लिखा है प्रोग्राम में तो वो कंसीडर होगा रियल कांस्टेंट, रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट। प्रोग्राम के अंदर ही कांस्टेंट स्पेसिफाई करने के तरीके और भी हैं, जैसे अगर किसी प्रोग्राम में हम मैसेज प्रिंट करना चाह रहे थे, मैसेज प्रिंट करना मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स देना, या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम एक कैरेक्टर को ही कांस्टेंट की तरह देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं हम उसके लिए कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या है उसे पहले समझना। जैसे सपोज करो आपको कोई ऐसा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है जहां पे आप यूजर से पूछते हो उसकी परसेंटेज, स्टूडेंट की परसेंटेज पूछते हो, परसेंटेज अगर 90 से ग्रेटर है तो ग्रेड देनी है ए, परसेंटेज अगर 90 से 70 के बीच में है तो ग्रेड देनी है सपोज बी, और 70 से कम है तो ग्रेड देनी है सपोज सी। ऐसे ही थोड़ा सा एग्जांपल रफली कंसीडर कर रहे हैं कि हमें वहां पे क्या करना है, एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लेकिन वो वैल्यू क्या है, या तो ए या बी या सी। एक ग्रेड की तरह एक फिक्स वैल्यू की तरह हमें बताना है कि वो कैरेक्टर स्पेसिफाई कर रहा है एक वैल्यू को, जो डायरेक्टली हमें यूजर को देनी है या अपने प्रोग्राम में कहीं पे काम में लेना है। तो उस केस में वो कैरेक्टर जो है वो हमारा एक कांस्टेंट की तरह होना चाहिए, जो वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जो खुद इटसेल्फ एक वैल्यू है। वहां पे हम बात करेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट की। प्रोग्राम में उसे लिखने का तरीका होगा सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर, चाहे वो कैरेक्टर कोई सा भी है, सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। कैरेक्टर जरूरी नहीं है अल्फाबेट होना, कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है, जैसे @ हुआ या डॉलर वाला सिंबल हुआ या प्लस हुआ या 9 भी कैरेक्टर कांस्टेंट। 9 कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे, जैसे अगर सोचें आप कि किसी का एड्रेस है, सपोज एड्रेस है A97, सपोज A97 अगर एड्रेस अवेलेबल है तो वहां ए भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, 9 भी कैरेक्टर कांस्टेंट है और 7 भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर आप सबको एक साथ दे रहे हैं तो हो सकता है आप स्ट्रिंग कांस्टेंट दे रहे होंगे, जिसकी बात अभी हम आगे कर रहे हैं। बट अगर आप एक एक करके कैरेक्टर स्पेसिफाई कर रहे हैं अगर कभी, तो वहां पे एक एक कैरेक्टर बताने का तरीका होगा सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है, सिंगल कोट्स में सिंगल लेटर, ये जो स्पेसिफाई किया है इसे हम कह रहे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रोग्राम में लिखने का तरीका होगा डबल कोट्स में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे ये ABCD दिया, आपने कुछ भी दे दिया, जैसे सपोज ऐसे कुछ मूवी का नाम दे दिया, आपने किसी पर्सन का नाम दे दिया, आपने कोई एक्सप्रेशन जो आप चाहते हो X+Y सॉल्व नहीं करवाना, ये एज इट इज काम में लेना है, जैसे प्रिंट करवाना है सपोज X+Y, तो डबल कोटेशन में प्रोवाइड कर दोगे X+Y, जैसे हमने प्रिंटफ का एक एग्जांपल लास्ट क्लास में लिया। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं ना, तो इस तरीके से स्ट्रिंग कांस्टेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये रहेंगे हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में जो हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, वो कांस्टेंट कैसे कैसे रहेंगे वो हमारे पास ये।
इंटीजर कांस्टेंट जहां नंबर्स हैं, फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट जहां नंबर है विद फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट भले ही पॉइंट के बाद जीरो ही क्यों ना हो। ये है हमारे पास रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट प्रोग्राम में लिखने का तरीका होगा सिंगल कोट्स में सिंगल लेटर। एग्जांपल के साथ क्लियर होती जाएगी बातें, हम एग्जांपल आगे जो देखते रहेंगे। बट हाँ, प्रोग्राम में अगर कहीं हमें वेरिएबल की तरह नहीं, वैल्यू की तरह ए लिखना है तो उसे लिखने का तरीका होगा सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर। जबकि स्ट्रिंग प्रोवाइड करने का तरीका डबल कोट्स में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये बता दिया जाएगा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने। होपफुली आपको आइडिया लगा होगा। एक बार ऐसे बस पूछ रहे हैं, आराम से सोच समझ के बताना कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, सपोज 3 4, ये तो 983, ये कौन सा कांस्टेंट है, सोच समझ के बताएं। तो ये हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट। जबकि यही अगर हम बात करते हैं, ये अगर हमने दिया 983.52, तो ये हमारे पास रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट। जबकि अगर हमने यही चीज प्रोवाइड कर दी होती से डबल कोट्स के अंदर, तो ये कहलाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। प्रोग्राम में आप लिख कैसे रहे हैं उससे पता चलेगा वो कांस्टेंट कौन सा आप कंसीडर करना चाहते हैं। जबकि अगर यहीं पे ये डबल कोट्स में दिया तो कौन सा है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। जबकि अगर हमने यहीं पे ये चीज प्रोवाइड करनी चाहिए अगर सिंगल कोट्स में, तो ये एरर शो कर देगा, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये इनवैलिड है, ये अलाउड नहीं है, ये एक्स नहीं है। एक बार वो कंसीडर करना जैसे हमने क्रॉस लगा दिया ना, कि ये अलाउड नहीं है, ये इनवैलिड कांस्टेंट है। क्योंकि जो हमने कैरेक्टर कांस्टेंट की बात की है, वो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है, सिंगल कोट्स में सिंगल लेटर। मतलब अगर ये होता सिंगल कोट्स में 9, ये बिल्कुल कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। सिंगल कोट्स में 8 होता, वो भी कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। 3 होता, वो भी कैरेक्टर कांस्टेंट। पॉइंट होता, वो भी कैरेक्टर कांस्टेंट। बट सिंगल कोटेशन में ये पूरा 983.52 अगर दिया, ये अलाउड नहीं है। प्रोग्राम में इसे देख के कंपाइलर एरर शो कर दे। जब हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे उस वक्त एरर आ जाएगी, राइट। तो ये इनवैलिड है, ये अलाउड नहीं है। जबकि यहीं पे हम बात करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट इन जनरल, हम क्या कह रहे हैं, सिंगल कोट्स में सिंगल लेटर। बट हाँ, कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट हम इस तरीके के भी देखेंगे, जैसे बैकस्लैश n या बैकस्लैश t, या इस तरीके के और भी बहुत से हमारे पास कैरेक्टर्स रहेंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम कहेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक में एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस मतलब नॉर्मल सीक्वेंस से हटके अपना खुद का कुछ काम करने के लिए जो अवेलेबल है, वो कैरेक्टर कांस्टेंट एस्केप सीक्वेंस, जहां सिंगल कोट्स में मोर देन वन कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, एक स्लैश और फिर एक कोई कैरेक्टर, इस तरीके से विजिबल रहेंगे मोस्टली एस्केप सीक्वेंस। तो स्लैश के साथ ये जो कैरेक्टर है, ये किस सेंस में अवेलेबल है, तो कभी प्रिंटफ में आपको ए देना पड़ता है तो ए एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बी दे दो तो बी प्रिंट हो जाएगा। बट प्रिंटफ में अगर आप बैकस्लैश n दोगे तो वो होगा न्यू लाइन कैरेक्टर जो लाइन चेंज करने का काम करेगा। स्लैश टी भी कुछ होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल टैब होता है। टैब क्या होता है वो देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो एस्केप सीक्वेंस नाम के टॉपिक में हम कंसिडर करेंगे। बट इन जनरल जो हम कैरेक्टर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, वो है सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर। एक बार इसे नोट करना चाह रहे हैं तो आराम से नोट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था वो देखा था वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल कंटेनर, और उसमें जो वैल्यू रखना है वो है कांस्टेंट। वो फिक्स वैल्यू की तरह जो प्रोग्राम में काम में ले रहा है वो है कांस्टेंट। चेंजेबल वैल्यू की तरह जो हम काम में ले रहे हैं जो सिंबल से रिप्रेजेंट कर, वो है वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या क्या दिया जा सकता है वो डिस्कस कर लेंगे आराम से। बट हाँ, वेरिएबल और कांस्टेंट का बेसिक आइडिया लगा होगा आपको। साथ के साथ हमने बात की टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। सिंटेक्स वाली टर्म में ही हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जिसे सिंटेक्स टर्म में हम कह देते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या है,
डेटा को रखने वाले कंटेनर का जो टाइप बता रहा है। डेटा को रखने वाला कंटेनर है वेरिएबल, और उसका जो टाइप बता रहे हैं वो है डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं? तो यहाँ पे बात आती है डेटा टाइप, वेरिएबल का टाइप, कंटेनर का टाइप। और कंटेनर में सामान जिस तरीके का रखना है वैसा ही उसका टाइप होना चाहिए। तो डेटा टाइप जो हमारे पास अवेलेबल है कैटेगरीज, वो कैटेगरीज है हमारे पास इंटीजर, रियल और फ्लोटिंग, और कैरेक्टर। इंटीजर, रियल और फ्लोटिंग और कैरेक्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कांस्टेंट की भी ये तीन कैटेगरीज थी, साथ में एक चौथी कैटेगरी और थी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या था उसे अगर थोड़ा सा ध्यान करें, स्ट्रिंग हमारे पास जो था वो और कुछ नहीं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम कह रहे थे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहा जा रहा था? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। जैसे कहीं पे अगर हमने लिखा डबल कोट्स में ABCD, तो उसे कहते हैं हम स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को मेमोरी पर रखने के लिए सी प्रोग्रामिंग में अलग से कोई टाइप प्रोवाइड नहीं किया गया। स्ट्रिंग को रखने का तरीका जो सी प्रोग्रामिंग का कहा गया वो ऐसा कि पहले ए को रख लो एक कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह, फिर नेक्स्ट मेमोरी पे बी को रख लो, फिर नेक्स्ट मेमोरी पे सी को, फिर नेक्स्ट मेमोरी पे डी को। ओवरऑल बात अगर कहें, स्ट्रिंग को मेमोरी पर रखने का तरीका क्या कहा गया? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेट में ही रख दो। बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ रख दो तो वो स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसलिए स्ट्रिंग के लिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर अलग से कोई डेटा टाइप प्रोवाइडेड नहीं है। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेट से, कैरेक्टर टाइप के एरे की हेल्प से। एरे अभी हम नहीं जानते तो बस इतना ध्यान रख सकते हैं, स्ट्रिंग को मेमोरी पर अगर रखना है तो उसके लिए कुछ ऐसा काम में लिया जाता है जो बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ स्टोर करवा सके। तो बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ स्टोर करवा देते हैं, उसे कह देते हैं स्ट्रिंग। कि हमारे पास जो ये कैटेगरीज अवेलेबल है, ये क्या है हमारे पास? कैटेगरीज है। ये इटसेल्फ पूरा डेटा टाइप नहीं है, कैटेगरीज हमने ये नोट किया है। इस कैटेगरी में जो हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल है वो कौन से हैं? वो है शॉर्ट, या आप चाहें तो उसकी जगह पे शॉर्ट इंट भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है इंट, और जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग, या आप चाहें तो लॉन्ग की जगह पे लॉन्ग इंट भी लिख सकते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप, इसके लिए थोड़ी सी एक चीज और बीच में बोल देते हैं कि कभी प्रोग्राम में अगर हमें वेरिएबल चाहिए ए नेम का, उसे डिक्लेयर करने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन और आगे भी डिस्कस करेंगे, बट हाँ, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका कैसा रहेगा? वो टाइप बताओ कि किस टाइप का चाहिए, उसका नाम बताओ कि कौन से नेम का चाहिए, और ये सेमीकोलन तो एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए है ही। ये जो सेमीकोलन हम देखते आ रहे हैं, पहले भी लास्ट क्लास में भी लिखा था, ये है एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए, टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट के लिए प्रोवाइड। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये डेटा टाइप देने की, वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते टाइम। कोई भी वेरिएबल काम में लेना है, चाहे रीड करना है, तो रीड करने का काम ये नहीं है। रीड करने से पहले एक्चुअल प्रोग्राम में हमें रीड करने की जरूरत है, तो पहले वो मेमोरी तो होनी चाहिए जिसमें सामान रखे। तो मेमोरी दिलवाने का जो काम कर रहा है, कंपाइलर को तसल्ली देने का जो काम कर रहा है कि ए नेम का वेरिएबल मिल जाएगा, वो तसल्ली देने का जो काम कर रहा है वो है हमारे पास ये वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इसमें ये डेटा टाइप अवेलेबल रहेगा जो बताएगा ए किस टाइप का। अगर हम यहीं पे बात करते हैं, जैसे हमने प्रोवाइड किया शॉर्ट एंड बी, इसका मतलब हम बी नेम का एक वेरिएबल दे रहे हैं जिसका टाइप क्या है? शॉर्ट इंट। और शॉर्ट इंट वेरिएबल के लिए आप चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये शॉर्ट सी दिया, तो ये सी किस टाइप का? ये भी शॉर्ट टाइप का, या कहते हैं शॉर्ट इंट टाइप का। शॉर्ट इंट को पूरा शॉर्ट इंट लिख सकते हैं, या फिर केवल शॉर्ट के साथ भी अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो ये सी किस टाइप का है? शॉर्ट इंटीजर टाइप का ही अवेलेबल है। और यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे थे ये डेटा टाइप की बात, तो ये समझ रहे होंगे कि डेटा टाइप की ये जो कैटेगरी ये इंटीजर वाली कैटेगरी है। इंटीजर कैटेगरी है मतलब शॉर्ट में या इंट में या लॉन्ग में जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उस वेरिएबल के अंदर हम किसी इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर करवा सकते हैं। उसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट स्टोर
नहीं करवाया जा सकता। 5 स्टोर करवाया जा सकता है, 5.3 स्टोर नहीं किया जा सकता। जबकि रियल और फ्लोटिंग में जो हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल है वो है हमारे पास फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ये हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल है रियल और फ्लोटिंग की कैटेगरी, राइट। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम बीच में कहना चाहेंगे, वो क्या कि ये जो अलग अलग डेटा टाइप दिख रहे हैं, ये शॉर्ट हुआ या इंट हुआ या लॉन्ग, तीनों किस लिए? इंटीजर कांस्टेंट रखने के लिए। रियल और फ्लोटिंग की कैटेगरी में ये फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल किस लिए है? रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट को रखने के लिए। अगर ये तीनों ही रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट को रख रहे हैं या ये तीनों ही इंटीजर कांस्टेंट को रख रहे हैं, तो ये अलग अलग टाइप की जरूरत क्यों है? कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग एक एक ही टाइप दे देते। अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जो सामान आपको रखना है बॉक्स के अंदर, वो सामान अगर छोटा सा है तो छोटे बॉक्स से काम चल जाएगा, और वो सामान बड़ा है तो रिक्वायरमेंट होगी बड़े बॉक्स की। तो वही डिफरेंस यहाँ पे है। जैसे हम बात करते हैं शॉर्ट इंट, इंट और लॉन्ग इंट में, तो शॉर्ट इंटीजर को जो मेमोरी मिलती है वो मिलती है 2 बाइट्स की मेमोरी। लॉन्ग इंट को जो मेमोरी मिलती है वो मिलती है 4 बाइट्स की मेमोरी। एक बाइट में टोटल 8 बिट्स अवेलेबल होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स अवेलेबल होते हैं, और हर एक बिट पे स्टोर होता है बाइनरी कोड, या तो 0 या 1। तो यहाँ पे इनमें जो डिफरेंस है इनके साइज का, कि कंटेनर कितना बड़ा है, मेमोरी कितनी ज्यादा देनी है। शॉर्ट इंटीजर को मेमोरी मिलती है 2 बाइट्स, लॉन्ग इंटीजर को मेमोरी मिलती है 4 बाइट्स। जबकि इंट एक ऐसा डेटा टाइप है हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में जिसका साइज डिपेंड करेगा कंपाइलर पर। इंटीजर के लिए इंट जो डेटा टाइप है इसके लिए अलग अलग कंपाइलर पे अलग अलग साइज की मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे टर्बोसी जैसे कंपाइलर पे मेमोरी जो एलोकेट होती है वो होती है 2 बाइट्स की। टर्बोसी जैसे कंपाइलर पे मेमोरी एलोकेट होती है 2 बाइट्स, जबकि डेवसी जैसे कंपाइलर पे मेमोरी एलोकेट होती है वो है 4 बाइट्स। पुराने कंपाइलर की अप्रोच जो चली आ रही थी उस पर मेमोरी एलोकेट होती है 2 बाइट्स। 16 बिट कंपाइलर जो थे उन पे 2 बाइट्स, जबकि 32 बिट कंपाइलर या 64 बिट कंपाइलर जो आए नए कंपाइलर्स, उन पे इंट को मेमोरी मिलती है 4 बाइट्स। तो ये केवल वो डेटा टाइप है जिसका साइज कंपाइलर पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से कंपाइलर पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी शॉर्ट को मेमोरी 2 बाइट्स और लॉन्ग को मेमोरी 4 बाइट्स। यहाँ फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल तीनों रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट को रखने के लिए इनमें आपस में डिफरेंस इनके साइज का है। फ्लोट को मेमोरी मिलती है 4 बाइट्स, डबल को मेमोरी मिलती है 8 बाइट्स, और लॉन्ग डबल को मेमोरी जो मिलती है वो है 10 बाइट्स। जबकि कैरेक्टर की कैटेगरी में हमारे पास एक ही डेटा टाइप अवेलेबल वो है CHAR, और इसे मेमोरी जो एलोकेट होती है वो एलोकेट होती है 1 बाइट। और यहाँ ये जो हम नोट कर रहे हैं इसमें एक छोटी सी चीज और थोड़ा सा यहाँ अटेंशन के साथ देखें तो आपकी हेल्प और हो जाएगी। इस कंपाइलर पे ही हम लिख रहे हैं तो कि जो भी ये डार्क लेटर में दिख रहा है ना, ये बर्ड्स, जैसे ये शॉर्ट हुआ वापस से ये शॉर्ट ही है, ये एंड हुआ वापस से ये एंड ही है, लॉन्ग हुआ एंड तो ऑलरेडी हो चुका है। ये सब क्या है जो भी ये डार्क लेटर में दिखाई दे रहा है ना इस पर्टिकुलर कंपाइलर पे अभी, ये सब है हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड का क्या मतलब है उसे पहले एक बार यहाँ लिख देते हैं। पायलर ने अपनी खुद की वर्किंग के लिए कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रख लिया है। कंपाइलर ने अपनी खुद की वर्किंग परफॉर्म करने के लिए कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रख लिया, जिस नेम का आप नया आइडेंटिफायर प्रोवाइड नहीं कर सकते।
जैसे अगर हम बात करते हैं ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इंट दे रहे थे ना, इंट ए इंट बी इंट सी। अगर आप दे रहे हो कहीं पे ऐसा कुछ कि इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम देना चाहते हो डबल, एरर शो कर देगा कि वेरिएबल का नाम डबल नहीं दे सकते। डबल क्या है? कीवर्ड है। इंट कीवर्ड है, शॉर्ट कीवर्ड है, लॉन्ग कीवर्ड है। यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड कौन कौन से हैं वो एक बार बोल रहे हैं। शॉर्ट कीवर्ड है, इंट कीवर्ड है, लॉन्ग कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, डबल कीवर्ड है और कैरेक्टर कीवर्ड है। टोटल कितने कीवर्ड लिखे हुए हैं इस पूरे टेबल के अंदर? ये जो हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, टोटल अभी कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 6। 6 कैसे लिखे हुए हैं वापस से बोल देते हैं। शॉर्ट कीवर्ड, चाहे शॉर्ट में काम में लिया चाहे शॉर्ट इंट पूरा लिखते हुए काम में लिया, ये कीवर्ड है, इसे रिजर्व कर रखा है। इंट कीवर्ड है, चाहे शॉर्ट इंट में काम में लिया, चाहे इंट में काम में लिया, चाहे लॉन्ग इंट में काम में लिया। इंट जो वर्ड है वो कीवर्ड है कि इन नेम का आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। सिमिलरली लॉन्ग कीवर्ड है, चाहे लॉन्ग काम में लिया चाहे लॉन्ग इंट काम में लिया, लॉन्ग कीवर्ड अवेलेबल है। फ्लोट कीवर्ड अवेलेबल है, डबल कीवर्ड अवेलेबल है, चाहे लॉन्ग डबल में काम में लिया। लॉन्ग डबल में लॉन्ग ऑलरेडी हम काउंट कर चुके थे, डबल अभी अभी काउंट किया ही है, तो लॉन्ग और डबल दोनों कीवर्ड हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, जबकि कैरेक्टर एक और कीवर्ड। तो अभी जो हमारे पास ये टेबल अवेलेबल है इसे आप चाहें तो नोट कर लें। और इस टेबल के अंदर अभी कितने कीवर्ड प्रोवाइडेड है? टोटल 6 कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। डेटा टाइप 7 है, कीवर्ड 6 लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड अप्रोच में आज के टाइम भी कहा जाता है कि कंपाइलर्स पे जो कीवर्ड अवेलेबल है वो है 32 कीवर्ड्स। वो बात अलग है, आज के टाइम में न्यू कंपाइलर्स पे 32 से ज्यादा कीवर्ड भी अवेलेबल है। 32 से ज्यादा भी अवेलेबल है नए कंपाइलर्स में। बट स्टैंडर्ड अप्रोच में हम क्या कह रहे हैं, कीवर्ड्स कितने हैं? 32 कीवर्ड्स। मतलब ये 32 कीवर्ड्स तो हम देखेंगे इनका काम क्या होता है। अभी हमने कुछ कीवर्ड्स देखे हैं डेटा टाइप के साथ, बाकी कुछ कीवर्ड जैसे इफ एल्स हम काम में लेंगे, तो इफ कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है, जो काम करेंगे सिलेक्शन का कि कोड कौन सा वाला एग्जीक्यूट करना है, ये वाला या ये वाला, ऐसा कुछ सिलेक्शन करने में हेल्प करता है। तो आगे बात करते जाएंगे कीवर्ड्स की। तो एक बार आप इसे नोट करना चाह रहे हैं तो आराम से इसे नोट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो हम अभी जो ये डेटा टाइप देख रहे थे, अगर हमें इंटीजर कांस्टेंट स्टोर करवाना है तो वो जो कंटेनर चाहिए वो कंटेनर इंटीजर की कैटेगरी का होना चाहिए। कम साइज का चाहिए तो शॉर्ट इंट या टर्बो से कंपाइलर पे इंट, बड़े साइज का चाहिए थोड़ा सा तो लॉन्ग इंट या देसी जैसे कंपाइलर पे इंट। वहीं अगर बात करते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट अगर स्टोर करवाना है कंटेनर में तो उसके लिए फ्लोट, डबल या लॉन्ग डबल, साइज के करस्पॉन्डिंग छोटा सा अगर वो फ्लोटिंग नंबर है तो डबल फ्लोट में स्टोर कर लेंगे, थोड़ा बड़ा है तो डबल में, और उससे भी बड़ा है तो लॉन्ग डबल। जबकि कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमें 1/t रिक्वायर्ड होते हैं, तो कैरेक्टर इस CHAR जो डेटा टाइप है उसमें स्टोर किया जा सकता है, अलग अलग साइज की जरूरत नहीं। जबकि अगर हम बात करते हैं कि हमें कभी ऐसा टाइप स्पेसिफाई करना है जो ये कह सके कि वहां पे कोई टाइप ही नहीं देना, तो उसके लिए है कीवर्ड वॉइड। वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप है जो कहता है डेटा का टाइप ही नहीं है, कोई टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो बताने का तरीका है वॉइड। टाइपलेस टाइप जो है हमारे पास वो है वॉइड। चलिए अब जो हम आगे बात कर रहे हैं उसे एक बार और समझते हैं। यहाँ पे ये जो हमने नोट किया ना, ये 2 बाइट्स का, ये 4 बाइट्स का, ये 4 8 10 बाइट्स का और ये 1 बाइट का, ये है उनका साइज। और साइज के करस्पॉन्डिंग उनकी रेंज भी होगी। जैसे शॉर्ट इंटीजर की रेंज रहेगी, केवल एग्जांपल के लिए अभी नोट कर रहे हैं, -32768 से 32767 तक हर एक चीज की रेंज रहेगी, राइट? शॉर्ट इंट की भी, इंट की भी, लॉन्ग इंट की भी, फ्लोट की भी, डबल की भी, लॉन्ग डबल की भी, कैरेक्टर की, हर एक चीज की रेंज रहेगी कि कहां से लेके कहां तक के डेटा को उस कंटेनर में रखा जा सकता है। इससे बड़ा डेटा अगर होगा, जैसे 40,000 अगर कोई नंबर है, उसे शॉर्ट इंटीजर में नहीं रखा जा सकता।
क्योंकि 2 बाइट्स का ये शॉर्ट इंटीजर बेचारा, और उसके अंदर सामान रखने की अपनी लिमिट है। टर्बो सी कंपाइलर पे इंट भी कितने बाइट्स का है, 2 बाइट्स का ही। तो इंट अगर 2 बाइट्स का है टर्बो सी कंपाइलर पे, तो उसकी रेंज भी कैसी है, यही। जबकि डेव सी पे 4 बाइट्स का है, जैसा लॉन्ग इंटीजर है उसी की तरह। तो यहाँ जो रेंज होगी वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो कभी अगर आपको ऐसी कोई कैलकुलेशन करनी पड़ रही है जिसका रिजल्ट आपको लगता है कि इस रेंज में नहीं आ रहा, तो आप उससे बड़ा वाला डेटा टाइप कंसीडर कर सकते हैं, जो उससे बड़ी वाली वैल्यू को स्टोर करवा सके, राइट। साथ के साथ एक चीज और कहना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने ये कांस्टेंट के टाइप देखे थे, ध्यान से देखना एक बार। 9, 9.0, कैरेक्टर कांस्टेंट 9, स्ट्रिंग कांस्टेंट 9 है, सब जगह ये 9। बट ये जो 9 है ये आपस में इक्वल नहीं है। ये इंटीजर 9 है तो ये रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट वाला 9.0 है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट 9। जबकि बात अगर करें हम यूजर से डेटा रीड करेंगे, तो यूजर को थोड़ी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे पहले। होपफुली ये ध्यान होगा आपको, यूजर और प्रोग्रामर का मतलब कि प्रोग्रामर ने एक शॉपकीपर की हेल्प करने के लिए अब एक प्रोग्राम बना के दे दिया। शॉपकीपर क्या करता है, वहां पे अपने प्रोडक्ट के बारे में रख सकता है डिटेल, जैसे प्रोडक्ट का नाम रखा, और उसके लिए सपोज उसका प्राइस रखना चाहता है। और प्राइस अगर हम चाहते हैं कि यूजर जब प्राइस एंटर करे तो उसे फ्रैक्शन पार्ट वाले कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि प्राइस ऐसी चीज है जहाँ कभी कभी फ्रैक्शन पार्ट भी हो सकता है। तो हम वो जो 9 यूजर देता है, यूजर केवल 9 प्रेस करेगा, तो भी हम उसे रखना चाहेंगे 9.0 की तरह। तो हम बताएंगे कि उसे कैसे स्टोर करना है, रियल और फ्लोटिंग वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करवाना है। जबकि अगर हम यूजर से वही क्वांटिटी पूछ रहे हैं कि वो प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हो सकता है वहां पे यूजर दे रहा है 9, और क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी 9 होगी या